नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर उस विशाल नेटवर्क को देखा है? हजारों ट्रेनें, लाखों कर्मचारी और हर दिन सफर करने वाले करोड़ों यात्री। अब जरा सोचिए, इस पूरे के पूरे तंत्र का वित्तीय हिसाब किताब आखिर कैसे रखा जाता होगा। इसे एक अदृश्य रेलवे यार्ड मान लीजिए, जहां पटरियों पर ट्रेनें नहीं बल्कि अनगिनत संख्याएं और रुपए दौड़ते हैं। आज हम रेलवे के उसी मास्टर लेजर यानी मुख्य बही खाते को डिकोड करेंगे, जो इस महाकाय नेटवर्क की असली रीढ़ है। एक सवाल मन में आना लाजमी है। इतना बड़ा सिस्टम प्लेटफॉर्म पर गिरने वाली पानी की एक छोटी सी बूंद की लागत से लेकर एक बिल्कुल नए और विशाल लोहे के पुल के निर्माण तक का हिसाब कैसे रखता है? देखिए, ये कोई जादूटोना नहीं है। रेलवे में हर एक खर्च का, चाहे वो कितना भी मामूली क्यों ना हो, एक एकदम सटीक संख्यात्मक पता होता है। हर एक रुपए को पहले से मालूम है कि उसे किस बक्से में जाकर बैठना है। तो चलिए, इस सफर को आसान बनाने के लिए हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला, आवंटन का उद्देश्य। दूसरा, कैपिटल बनाम रेवेन्यू खर्च। तीसरा, वित्तीय मैट्रिक्स को डिकोड करना। चौथा, 5 विशेष फंड्स। और पांचवा, सुविधाओं की फंडिंग। बस यही हमारा आज का रूट मैप है। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, आवंटन या एलोकेशन का उद्देश्य। किसी भी इतने बड़े सिस्टम को बिना गड़बड़ी के चलाने के लिए कड़े नियमों की किताब तो चाहिए ही। तो आसान भाषा में एलोकेशन का मतलब है खर्च की प्रकृति को पहचानना और ये तय करना कि उसे फाइनल तौर पर किस खाते में लिखा जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया बजट बनाने में एक गजब की एक रूपता लाती है। समझ लीजिए कि ये एक जायंट सॉर्टिंग मशीन है। रेलवे में आने वाला एक एक पैसा और बाहर जाने वाला एक एक पेमेंट इसी छन्नी से छनकर जाता है, ताकि वित्तीय कंट्रोल एकदम टाइट रहे। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर, कैपिटल बनाम रेवेन्यू खर्च। देखिए, इन दोनों को उन 2 मेन पटरियों की तरह समझिए जिन पर रेलवे के सारे वित्तीय फैसले दौड़ते हैं। कैपिटल या पूंजीगत व्यय का सीधा मतलब है ठोस और नई संपत्तियां बनाना, जैसे नई लाइनें बिछाना, जमीन लेना या नए पुल बनाना, यानी भविष्य के लिए पक्का निवेश। और दूसरी तरफ है रेवेन्यू यानी राजस्व व्यय। ये रेलवे की रोजमर्रा की जिंदगी है। ट्रेनों की मरम्मत, मेंटेनेंस और उन्हें रोज चलाना। और हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ इस रोजमर्रा की भागदौड़ को संभालने के लिए ही रेवेन्यू खर्चों को ए से लेकर एम तक कुल 13 अलग-अलग एब्स्ट्रैक्ट्स में बांटा गया है। अब आते हैं नंबर 3 पर, वित्तीय मैट्रिक्स को डिकोड करना। ये वो असली स्विचिंग यार्ड है जहां नंबरों की भूल भुलैया पैसों को सही दिशा दिखाती है। रेवेन्यू के लिए एक 8 डिजिट का कोड होता है। जब पैसा खर्च होता है तो वो इन 3 हिस्सों से गुजरता है। पहले 3 अंक बताते हैं कि डिमांड या एब्स्ट्रैक्ट क्या है। अगले 3 अंक मेन और सब हेड के जरिए हमें डिटेल के थोड़ा और करीब ले जाते हैं। और आखिरी के 2 अंक, जिन्हें प्राइमरी यूनिट कहते हैं, वो खर्च के एकदम सटीक टारगेट पर जाकर पिन पॉइंट करते हैं, बिल्कुल हमारे इलाके के पिन कोड की तरह। और अगर बात वर्क्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की हो तो सिस्टम थोड़ा बदल जाता है। यहाँ 7 डिजिट का एक 4 मॉड्यूल सिस्टम चलता है। पहला मॉड्यूल एक अल्फाबेट होता है जो बताता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, मतलब कैपिटल से या किसी रिजर्व फंड से। दूसरा 2 डिजिट का मॉड्यूल प्लान हेड है। तीसरा मॉड्यूल संपत्ति की डिटेल देता है और चौथा फिर से प्राइमरी यूनिट है। इस स्ट्रक्चर के रहते बड़े प्रोजेक्ट्स में एक भी रुपए का हेरफेर होना लगभग नामुमकिन है। चलिए, इसे थोड़ा जमीन पर उतार कर देखते हैं। बस ये एक छोटा सा नंबर देखिए, 51। रेलवे की इस जटिल दुनिया में ये सिर्फ 51 नहीं है। मास्टर लेजर में इसका मतलब है स्टाफ क्वार्टर्स। जी हाँ, कर्मचारियों के लिए घर। कोई भी खर्च जिसका लेना देना स्टाफ क्वार्टर बनाने से होगा, वो सीधा इसी प्लान हेड 51 के खाते में जाएगा। मतलब एक कागजी नंबर जमीन पर खड़ी ईंट पत्थर की इमारत बन जाती है। एक और नंबर देखते हैं जो इस सिस्टम की बारीकी साबित करता है, नंबर 31। यह है प्राइमरी यूनिट 31। इसका मतलब है ईंधन, लेकिन ट्रैक्शन के अलावा, मतलब ट्रेनों को खींचने के अलावा जो ईंधन इस्तेमाल होता है। जरा सोच कर देखिए, रेलवे का बही खाता उस डीजल को बिल्कुल अलग रखता है जो स्टेशन के जनरेटर में चलता है, और उस डीजल को अलग जो सच में किसी ट्रेन के इंजन में ढलता है। इसे कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट का असली लेवल। अब रुख करते हैं नंबर 4 का, 5 विशेष फंड्स। ये वो भारी भरकम वित्तीय खजाने हैं जहां बड़े प्रोजेक्ट्स का पैसा रखा और मैनेज किया जाता है। मेनली ये 5 हैं,
कैपिटल, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड यानी डीआरएफ, डेवलपमेंट फंड यानी डीएफ, ओपन लाइन वर्क्स रेवेन्यू यानी ओएलडब्ल्यूआर और कैपिटल फंड। पूंजीगत खर्च इन्हीं में से होता है। और मजे की बात यह है कि आप किसी एक फंड का पैसा उठाकर यूं ही दूसरे में नहीं डाल सकते। इसके नियम बेहद सख्त हैं। तो इन खजानों में पैसा आता कहां से है, ये समझना बहुत जरूरी है। जो मेन कैपिटल है ना, वो असल में सामान्य राजस्व से लिया गया एक लोन यानी कर्ज होता है, जबकि डीआरएफ, डीएफ और कैपिटल फंड रेलवे के अपने आंतरिक संसाधनों यानी खुद की कमाई से बनते हैं। और ओएलडब्ल्यूआर सीधे रेलवे के करंट रेवेन्यू से चलता है। इससे पता चलता है कि रेलवे बाहर के कर्ज पर कितना निर्भर है और खुद कितना कमा रहा है। इसे और साफ तरीके से समझने के लिए स्टैंडर्ड कैपिटल और कैपिटल फंड का अंतर देखिए। कैपिटल बाहरी कर्ज से चलता है, जैसे नई लाइनें या जमीन लेने के लिए, जिनसे शायद तुरंत मुनाफा ना मिले। लेकिन 1992-93 में एक गजब का रणनीतिक फैसला हुआ। कैपिटल फंड बनाया गया ताकि रेलवे अपने खुद के कमाए पैसों का इस्तेमाल करे और कर्ज के भारी बोझ यानी ओवर कैपिटलाइजेशन के जाल में फंसने से बच सके। इसी तरह पुरानी संपत्तियों को बदलने के मामले में भी दो फंड हैं, डीआरएफ और ओएलडब्ल्यूआर, पर इनके बीच 1 लाख रुपए की सख्त लक्ष्मण रेखा है। जब कोई पुरानी संपत्ति पूरी तरह खत्म हो जाए और उसे बड़े स्तर पर बदलना हो तो पैसा डीआरएफ से आएगा। लेकिन अगर लागत 1 लाख रुपए से कम है, जिसे न्यू माइनर वर्क्स कहते हैं, तो बिल ओएलडब्ल्यूआर से भरा जाएगा। एकदम क्लियर कट रूल। अब बात करते हैं डेवलपमेंट फंड या डीएफ की। ये 4 हिस्सों में बटा है। ये फंड उन चीजों के लिए है जो सीधे मुनाफा तो नहीं देती, पर सिस्टम की जान है। डीएफआई यात्रियों की सुविधाओं के लिए है, डीएफ2 कर्मचारियों के कल्याण के लिए, डीएफ3 ऑपरेशंस को तेज और बेहतर बनाने के लिए और डीएफ4 सीधे सीधे सुरक्षा या सेफ्टी वर्क्स के लिए रिजर्व होता है। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, नंबर 5, सुविधाओं और अपग्रेड्स की फंडिंग। आइए अब इन भारी भरकम शब्दों को जमीन पर उतार कर देखते हैं। डीएफआई को लेते हैं। स्टेशन पर वो जो ठंडे पानी का कूलर है, थकान मिटाने वाली बेंच है या प्लेटफॉर्म पर चलने वाला पंखा है, ये सब सीधे डेवलपमेंट फंड आई से फाइनेंस होते हैं। यानी प्लेटफॉर्म की छत पर घूमते उस पंखे का भी रेलवे के मास्टर लेजर में अपना एक प्रॉपर एड्रेस है ना कमाल की बात? और इस विशाल सिस्टम को दिन रात चलाने वाले कर्मचारियों का क्या? उसके लिए है डीएफआई यानी लेबर वेलफेयर वर्क्स। रेलवे सिर्फ ट्रैक नहीं बिछाता, अस्पताल, स्कूल, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, वर्कशॉप में कूलिंग और कॉलोनियों में साफ सफाई सब इसी फंड से चलता है। इसी वर्कफोर्स के दम पर ही तो वो भारी भरकम ट्रेनें पटरियों पर दौड़ पाती हैं। और हाँ, जो चीजें हमें दिखती नहीं, उन पर भी भारी काम होता है। स्टेशन के फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगाना, पटरियों का अलाइनमेंट ठीक करना या शेड्स में लाइटिंग की व्यवस्था, ये सब सुरक्षित और स्मूथ ऑपरेशंस के लिए हैं। 10 लाख से ऊपर के काम डीएफ3 से होते हैं और उससे छोटे ओएलडब्ल्यूआर से। यही वो बारीक चीजें हैं जो एक सुरक्षित और एफिशिएंट रेलवे नेटवर्क बनाती हैं। तो दोस्तों, सारांश ये है कि अगर एक छोटी सी टिकट, एक नट बोल्ट और जनरेटर के डीजल की एक बूंद तक का अपना एक फिक्स संख्यात्मक पता है, तो जरा सोचिए कि एक आधुनिक रेलवे का वो मास्टर लेजर, वो मुख्य बही खाता असल में कितना विशाल और विस्मयकारी होगा। ये एक ऐसा अदृश्य आर्किटेक्चर है जो हर रोज करोड़ों लोगों की जिंदगी को बिना रुके चलायमान रखता है, सोचने पर मजबूर कर देता है ना? इसी विचार के साथ इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।